ओके बच्चा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इस चैप्टर में, है ना। तो अब हम रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो बच्चा, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस, वो प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म obtain energy by breaking down of food we eat, food in cells। बच्चा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे न्यूट्रिशन काम करता है, कैसे हम खाने को चबाते हैं और वो कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के लगातार टूटता 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 होता वो एब्जॉर्ब हो जाता है और हमें एनर्जी दे देता है। ठीक है, तो बच्चा आप ये समझ लो कि ये एब्जॉर्प्शन जब करते हैं ना, तो उसी के अंदर एक स्टेज आती है जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब खाने को टूटना है बच्चा, क्योंकि खाना अब हमारे सेल्स में पहुंच चुका है। ठीक है, बस पहुंचा है, अभी तक उसने एनर्जी नहीं दी है। ठीक है, तो उसको एनर्जी देने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से खाना टूटता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, क्या मेरी बात कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा था प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी। बच्चा, और जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं हम किस फॉर्म में करते हैं? आपको पता है, एटीपी। ओके, तो वही था बच्चा, जो प्रोसेस जिससे हमें एनर्जी मिले, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। अब खाना तो मिल गया है, पर खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें रेस्पिरेशन करना पड़ता है। ओके, जो कि सेल्स के अंदर होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और जो एनर्जी हमें मिलती है वो एटीपी की फॉर्म में मिलती है। अब ये एटीपी क्या चीज़ होती है बच्चा? देखो, जैसे हर चीज़ को मेज़र करने के लिए ना करेंसी होती है। जैसे फोर्स को मेज़र करने के लिए न्यूटन हो गया, न्यूटन उसकी करेंसी होगी, है ना। इतने न्यूटन, 50 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, है ना। जैसे सामान बाजार से लाने के लिए रुपीज़ होते हैं, जो हमारी करेंसी होती है, 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, है ना। लेंथ को मेज़र करने के लिए करेंसी क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर वगैरह वगैरह, है ना। ऐसे बच्चा, एटीपी जो होती है वो हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो होती है। ओके, इसकी इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये बच्चा हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है कि हम कहेंगे कि हमें 1 एटीपी मिला, 2 एटीपी मिले, 3 एटीपी कहेंगे, हम ऐसे कहेंगे। ठीक है, बस ये याद रखना है। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या होने पे कितने एटीपी मिलते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपसे ये पूछ सकता है कि एटीपी क्या होती है, हमारी करेंसी का क्या नाम होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ओके, इसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। कैसे भी समझ लो इसको, कि सेल जो एनर्जी बनाएगा वो इस फॉर्म में बनाएगा, या सेल को जो एनर्जी मिलेगी वो इस फॉर्म में मिलेगी, जैसे भी आपको समझना है। ठीक है, तो बच्चा हमने क्या पढ़ा? हमने खाना खा चुके हैं पर हमें एनर्जी अभी तक प्रॉपर नहीं मिली है। अगर हमें एनर्जी लेनी है उसमें से, तो हमें उसको रेस्पिरेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन और रेस्पिरेशन एक जैसे स्टेप है, साथ में ही होते हैं, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, क्योंकि खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट। क्योंकि इसलिए बोला जाता है बच्चा कि खाने के बीच में सांस लेना चाहिए। आपने ऐसा सुना है कहीं पे? बिल्कुल सुना होगा कि हम जब खाना खाते हैं तो हमें बीच में सांस लेते रहना चाहिए। ठीक है, या फिर जब हम पानी पीते हैं तो हमें लगातार पानी का गिलास पीते हुए सिप सिप करके पीना बेटर होता है। ये आपने सुना ही है ना, एज़ कम्पेयर टू अचानक से पी लेना। और अगर आप अचानक से पियोगे पानी तो आपके गले में भी दिक्कत होगी, आपको खुद ही का अनकम्फर्टेबल फील होता है। ठीक है, बस वो इसलिए होता है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए अच्छे से। तो इसलिए खाने का टाइम होता है कि धीरे धीरे खाना चाहिए, बड़ी बड़ी बाइट्स नहीं खानी चाहिए। वो ये इसीलिए बोलते हैं कि तो खाना इजीली टूट जाएगा। फिर जितना टूटेगा उतना ही अच्छे से वो रेस्पिरेशन कर पाएगा, रेस्पिरेशन की हेल्प से, और छोटा एनर्जी उतनी क्विकली दे पाएगा वो। ठीक है, तो बस वही होता है। चलो देखते हैं बच्चा। अब तक बच्चा हम ग्लूकोज को समझ लो कि हमने खाने को ग्लूकोज की फॉर्म में तोड़ दिया है। अपन हमारे पास ग्लूकोज पड़ा है बता, जब हम ग्लूकोज को अपने
जब हम सांस लेंगे ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, तो जो जैसे ग्लूकोज टूट टूट के हमारे सेल्स तक पहुंच गया है, ऐसे ही जो हम सांस लेते हैं ना, वो हमारे नोस्ट्रिल से होते हुए हमारे लंग्स में जाके छोटे छोटे सेल्स के पास चली जाती है। ठीक है, तो उस सेल के पास अब क्या आ गया, ऑक्सीजन भी आ गई है। अब बच्चा रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, अब हमें रिएक्शन के बाद क्या मिल जाएगा बच्चा, CO2 मिल जाएगा प्लस वाटर मिल जाएगा प्लस जो हमने क्या कहा, हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी। एनर्जी भी चाहिए। ये रिएक्शन होती है बच्चा। मतलब अगर हमने खाना खा लिया, हम सांस नहीं ले रहे, तो वो वेस्टेज है हमारा खाना खाना। वैसे प्रैक्टिकल पॉसिबल भी नहीं है बच्चा कि कोई खाना खा रहा है और सांस नहीं ले रहा, है ना। सोच के देखो तुम, कितना अजीब है ये, खाना खा रहा है और सांस नहीं ले रहा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये ATP की फॉर्म में बनती है बच्चा एनर्जी, और मतलब यही एनर्जी हमारे लिए यूज़फुल होती है। ठीक है, यूज़फुल मतलब बच्चा जो CO2 बनती है वो तो हम वापस लंग्स पे भेज देते हैं, है ना। लंग्स पे भेज देते हैं, हम एक्सहेल कर देते हैं, है ना। और ये जो एक्स्ट्रा वाटर बना है इसको भी हम एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, मतलब इसको या तो सांस के थ्रू एक्सहेल हो जाता है या फिर हमारी यूरिया में चला जाता है, ये यूरिनेशन हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये बच्चा हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, आपको याद करना है बस, कुछ भी नहीं है उसमें। और ग्लूकोज हमें कहाँ से मिला है, डाइजेस्टिव सिस्टम से, है ना। ये अपने पास यहाँ तक पहुँचा है डाइजेस्टिव सिस्टम से। और ऑक्सीजन तो हमने कहाँ से ली है, ब्रीदिंग से। ब्रीदिंग करने से ऑक्सीजन आई है हमारे पास। ठीक है, एक्चुअली बच्चा देखो क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना। जैसे हम ऐसे करें, अगर हमने सांस ले लिया है, हमने सांस छोड़ दिया है, ये होगा ब्रीदिंग करना। ठीक है, पर जब हमने जो सांस लिया था वो हमारे सेल तक गया, वहाँ पे जो खाना पड़ा था उसके साथ रिएक्शन करी उसने, और फिर हमें उसने एनर्जी दी, तो हम कहेंगे कि रेस्पिरेशन हुआ है। ठीक है, तो ब्रीदिंग तो सिर्फ सांस लेना और छोड़ना होता है, जो हमने स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन करके दिखाया था आपको। ठीक है, तो जान लो बच्चा थोड़ा सा, और अब ब्रीदिंग पे आ ही गए हैं तो नेक्स्ट टॉपिक अपने का ब्रीदिंग ही है। अपने को ब्रीदिंग ही पढ़ना है नेक्स्ट। बच्चा ब्रीदिंग होती क्या है, वही मैंने बताया, ये एक टाइप का सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है हमारा। ठीक है, जैसे चलना, घूमना फिरना, चलना, डांस करना, है ना, वॉक करना, चीखना चिल्लाना, खाना बनाना, फिजिकल प्रोसेस होते हैं। तो ऐसी ब्रीदिंग क्या है, पहली बात तो एक फिजिकल प्रोसेस है, अ टाइप ऑफ फिजिकल प्रोसेस। और इसके बारे में सेकंड क्या खास बात है बच्चा, ये सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ना। किसको, अगर हम लिखें एयर, क्योंकि हम हवा को अंदर बाहर लेते हैं। ओके, दैट्स इट। ठीक है बच्चा, बस ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में वही फ़र्क होता है, फिर भी हम इसका डिफरेंस जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूँ इन दोनों को, जैसे आप पेपर में लिख के आओगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो मैं फिर भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो समझो इस चीज़ को ध्यान से। देखो, मान लो ये सेल है, क्या ये सेल, बच्चा यहाँ से मान लो एयर है बाहर, हमने सांस ली, सांस से हमारे कहाँ पे जाती है, वो लंग्स में। ठीक है, लंग्स के साथ हमारा ब्लड फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, ब्लड से वो घुस जाती है किसके अंदर, सेल्स के अंदर। ठीक है, यूँ समझो कि ब्लड है और वो ब्लड से फिर कहाँ घुस गई, सेल में, क्योंकि सेल हमारा ही है। अब बच्चा जो सेल है वो पहले से ही ग्लूकोज लेके बैठा होता है,
है ना, जो हमने खा के तोड़ी है, खा के मतलब डाइजेस्ट करके तोड़ी है। और ब्लड के अंदर से जो O2 निकल के आता है, ऑक्सीजन, वो इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। और फिर वो रिएक्शन है जो अपने ऊपर समझिए क्या हो जाएगा, CO2 मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा और एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो ब्रीदिंग तो देखो बच्चा यहीं पे ख़त्म हो गया था, ठीक है। या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं लंग्स तक भी हवा चली जाती है, ठीक है। तो जैसे भी आप समझना चाहो, ठीक है, इससे ऊपर नहीं होता बच्चा, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं हम डिफरेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ये बस ऐसे ही समझने के लिए था डायग्राम सा, नो नीड टू राइट इट। ओके, लेट्स स्टार्ट द डिफरेंशिएशन। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रीदिंग, यहाँ पे हम लिखते हैं रेस्पिरेशन। देखो बच्चा, पहला पॉइंट ब्रीदिंग में क्या होगा बच्चे, मैं पॉइंट्स का कलर बना दूंगा, ठीक है, ताकि आपको रियलाइज हो कि पहला पॉइंट वो है, ठीक है। ब्रीदिंग में क्या होता है बच्चा, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स, ठीक है। सिर्फ लंग्स तक काम में आती है, अभी हमने पढ़ा इसको। दिस इज प्रोसेस ऑफ exhaling and inhaling of the air in and out of the lungs। इसको बोलते हैं सांस लेना, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहो उसको, ठीक है। और बच्चों जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, खाने का टूटना ताकि हमें एनर्जी मिले। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, सॉरी फूड कह लो या फिर यहाँ पे ग्लूकोज कह लो, ठीक है, ग्लूकोज ही कहेंगे क्योंकि वो हमारा ज़्यादा सही वर्ड है इस स्टेज पे। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू क्या देगा हमें, प्रोड्यूस एनर्जी, वो रेस्पिरेशन होता है। दिस इज रेस्पिरेशन। ओके, फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया बच्चा। सेकंड डिफरेंस के लिए मैंने आपको कहा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ओके, सेकंड डिफरेंस के लिए ये कलर ले लेते हैं। नेक्स्ट इज बच्चा, सेकंड डिफरेंस क्या है, जो ब्रीदिंग है वो सिर्फ लंग्स तक होता है, मैंने आपको बताया अभी, दैट इट टेक्स प्लेस इन लंग्स, ये सिर्फ लंग्स में होती है। और अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो हमने क्या देखा कि जो ब्रीदिंग है वो सिर्फ लंग्स में होती है और जो रेस्पिरेशन है वो सभी सेल्स में होती है ना। अभी देखा ना हमने, सेल्स में गई थी वो, इट टेक्स प्लेस इन ऑल सेल। बच्चा सभी सेल में होती है जितने भी बॉडी के हैं, क्योंकि हर चीज़ को एनर्जी चाहिए, ठीक है। बच्चा देखो हर सेल में हो रही है ना, इसी वजह से यहाँ पे लिख देते हो दैट इज़ वाई, ये अलग से है तो पर आप ध्यान रखना, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो called as cellular respiration, सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये बच्चा हर सेल में हो रही है ना, या फिर कुछ भी कह लो कि सेल में हो रही है, इसी वजह से हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। दैट्स इट, ये याद रखना आप, ठीक है। हाईलाइट करा है ये, ठीक है, थोड़ा सा गंदा हाईलाइट हुआ है, पर इट्स ओके। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चा,
नेक्स्ट पॉइंट हम इस कलर से लिख देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चा, जो हमारा ब्रीदिंग है, ठीक है, उसमें कुछ मैंने आपको बताया पहले ही वो फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, उसमें कुछ नया सब्सटेंस तो बन नहीं रहा है, इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस। या फिर आप जो केमिस्ट्री के टर्म्स में पढ़ा है आपने, फिजिकल चेंज भी बोल सकते हो आप, ठीक है। चेंज तो यहाँ पे खैर हो नहीं रहा है तो प्रोसेस ही बोलेंगे। पर बच्चों जो रेस्पिरेशन है वो केमिकल प्रोसेस होता है ना। आपको मैंने केमिकल रिएक्शन पहले ही लिख के दिखा दी है। केमिकल रिएक्शन कब होएगी? जब केमिकल प्रोसेस होगा। केमिकल प्रोसेस में क्या है, देखो हमें एनर्जी मिल रही है ना, केमिकल प्रोसेस। ओके, लास्ट है बच्चा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि बच्चा ब्रीदिंग करने पे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है ना। एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड। इसी का एक सब पार्ट मतलब सब है, वो सब पार्ट है, पर हम अलग से पॉइंट बना देते हैं। ओके, प्रोड्यूस्ड आएगा बच्चा, एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड। और इस केस में क्या होता है, रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो बच्चा बस यही डिफरेंस है जो आपको याद करना है, ठीक है। ये रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस हो गया, इट कैन बी आस्क्ड, तो आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अब बच्चा एक चीज़ और सीख लो, एक्चुअली में होता क्या है ना, जब एनर्जी मिलती है हमें, मैंने आपको क्या कहा, एटीपी। एटीपी मैंने आपको बताया एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है ये, ठीक है। ट्राई आ रहा है इसके नाम में, ट्राई 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 मतलब तीन, ठीक है। तो क्या होता है बच्चा, एडिनोसिन की 3 फॉस्फेटिकल चेन्स होती हैं, ठीक है। अगर आप इसको समझ पाओ तो यूँ समझ लो कि फॉस्फेट के 3 ग्रुप ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, समझे, ऐसा होता है। तो बच्चा जो ये एनर्जी होती है ना, ये वाली जो इन तीनों को जोड़ के रखती है, इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, फिर हमें एनर्जी मिलती है। इसको तोड़ के, इसको तोड़ने में जो एनर्जी कंज्यूम होती है ना, उसी एनर्जी को हम यूज़ कर लेते हैं, सेल्स जो हमारे सेल्स है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी हाई एनर्जी से जुड़े होते हैं। तो क्योंकि हमारी बॉडी को इसमें तो इसको तोड़ना पड़ता है ना, जो जिस एनर्जी से जुड़े हैं इसको तोड़ना पड़ता है, तो जितनी एनर्जी इसके इक्विवेलेंट हम सेल्स को लगाते हैं उतनी एनर्जी में मिल जाती है। तो ऐसा कुछ रूल होता है इसका, ठीक है। हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे, अगेन आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट नेसेसरी टू लर्न दैम, ठीक है। पर मैं आपको बच्चा इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। वजह से एटीपी होता है ना, एटीपी, ऐसे इसके 2 भाई और होते हैं। एटीपी तो होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसके अलावा बच्चे इसका एक 2 भाई और होते हैं, अगर मैं कहूँ एडीपी भी होता है एक, ठीक है। एडीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई है तो ये डाईफॉस्फेट, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं एएमपी बोल दूँ तो एएमपी क्या हो जाएगा, एम फॉर मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इसमें जैसे 3 का ग्रुप था, इसमें 2 का होगा, मोनो में 1 का होगा, बस ये वैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है और चाहिए भी, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट बच्चा, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट जो है अपना, वो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन तो हो गया, अब इसको टाइप्स पढ़ते हैं इसके। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। बच्चा जगह की कमी है यहाँ पे, तो अपने को एक फ्लो चार्ट सा बनाना है ना। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा जूम करने की हेल्प लूँगा, ठीक है। ये थोड़ा सा रेस्पिरेशन भी टेढ़ा हो गया है, देखना, आपको कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। बच्चा रेस्पिरेशन 2 तरीके का होता है, एक तो होता है हमारा, अगर मैं बात करूँ तो एरोबिक रेस्पिरेशन,
बच्चा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो, मतलब जब ऑक्सीजन हो और फिर हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको इसको सुन के अचंभा लगेगा सर कि ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन कैसे हो सकता है, ठीक है। बच्चा हमारी बॉडी में भी हम बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पायर करते हैं, मतलब हम खाने को तोड़ते हैं और उसमें से एनर्जी लेते हैं। इनफैक्ट हमारे पास चाहे ऑक्सीजन हो भी या ना भी हो, ठीक है, समझ रहे हो। नहीं तो जो लोग भूखे रहते हैं वो अचानक से क्यों नहीं मर जाते हैं, है ना, उनके पास खाना नहीं होता है तो वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। या फिर क्या होता है, कभी हम मान लो ज़ोर ज़ोर से भाग रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, है ना, तब तो हम खाना नहीं खा रहे हैं, तब रेस्पिरेशन कैसे हेल्प करता है, हमारी सांस क्यों फूल जाती है ना। तो पढ़ेंगे उस चीज़ों के बारे में। बच्चा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हम रेस्पिरेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ O2, रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ O2, व्हेन वी रेस्पायर, तो हमारे सेल्स के पास ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन है, सॉरी, ठीक है। कमिंग नेक्स्ट है बच्चा हमारी अनएरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है बच्चा। ये कब होती है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ये होती है तो हमारे सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑक्सीजन माने O2, ओके ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट बच्चा। नेक्स्ट जो आपको जानने की ज़रूरत है क्या, कि बच्चा जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो दो तरीके की होती है। इस पर वापस से आते हैं, मैंने आपको कहा था मुझे जूम करना पड़ेगा तो वो यही करना था बच्चा बस, ठीक है। अब हम पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, इट्स ओके। बच्चा अनएरोबिक रेस्पिरेशन दो तरीके की होती है, भाई हो जाए दो तरीके का, दैट इज एक तो होता है बच्चा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बच्चा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन को ही हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। आप बहुत जगह सुनोगे इस वर्ड्स को तो कंफ्यूज मत होना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यही क्या होता है हमारा फर्मेंटेशन। ओके बच्चा, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो दो तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। पहला तो क्या है बच्चा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, मतलब रेस्पिरेशन हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो दो तरीके से हो सकती है, एक तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकती है सॉरी, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ओके बच्चा। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है देखो, जब मैं कह रहा हूँ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो बच्चा जो मुझे लास्ट में मिलेगा ना, रेस्पिरेशन होने के बाद जो मुझे लास्ट में प्रोडक्ट निकल के आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, एल्कोहल होगा, ठीक है। मतलब उस चीज़ के लिए बोलते हैं कि बाय प्रोडक्ट, इसके अंदर जो हमारा बाय प्रोडक्ट होगा एट लास्ट, जो अपने को लास्ट में रेस्पिरेशन होने के बाद मिलेगा, इस क्या होगा, वो एल्कोहल। मतलब यूँ समझो कि किसी ने रेस्पायर करा और एल्कोहल बन गया, ठीक है, तो उसने कैसा रेस्पिरेशन करा है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और अगर उसका भी पार्ट बोलेंगे तो उसने कैसा किया है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किया है, ठीक है। ये याद रखो बच्चा। अगर हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट वाले में बच्चा, जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो लास्ट लैक्टिक एसिड बनेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइट कलर हो गया है तो
बाय प्रोडक्ट एट लास्ट इज, या फिर बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट लास्ट, जो भी आपको लिखना हो वो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। गॉट इट, दिस इज इट बच्चा। यहाँ पे अल्कोहल बनती है हमारी, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चा, दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और याद कर लो बच्चों। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या याद करनी है अपने को, वो ये है बच्चा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, वो मल्टीपल स्टेप्स में होता है, ठीक है। थोड़ा सा ये काम कर रखे, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बच्चा, वो मल्टीपल स्टेप्स में होता है। मैं बता देता हूँ, तो था क्या भाई, इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, इट इज़ एन मल्टी, अरे भाई पी कहाँ से आ गया पहले, मल्टी स्टेप प्रोसेस। बच्चा जब मैं कह रहा हूँ ना मल्टी स्टेप प्रोसेस है, तो इस बात को कहने का मतलब क्या है कि इसका कुछ पार्ट तो होगा साइटोप्लाज्म में, कुछ होगा माइक्रोकॉन्ड्रिया में, सेल के भी, क्योंकि देखो O2 की प्रेजेंस में हो रहा है ना, O2 सेल के पास है पड़ा, तो क्या होगा, इसका कुछ पार्ट जो एरोबिक रेस्पिरेशन का कुछ हिस्सा होगा, कुछ होगा पहले साइटोप्लाज्म में, ठीक है। फिर रेस्ट किस में होगा, जो बच जाएगा हल्का फुल्का, वो माइक्रोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा, जो हमारे सेल के अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं। ओके, दैट्स इट बच्चा, यही होता है इसके अंदर, ठीक है। ये दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट बच्चा, एक बार इसमें डिफरेंस और कर लेते हैं हम, ठीक है, जो हमें पूछा जा सकता है, ठीक है। इस चैप्टर में डिफरेंस बहुत सारे हैं विच कैन बी आस्क्ड, सो वी हैव टू लर्न देम और रीड देम। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चा, एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, फर्स्ट क्या है बच्चा, क्या पहले वाले केस में हमें O2 चाहिए होती है, ओबियसली चाहिए होती है, तो इसके लिए O2 रिक्वायर्ड होती है हमें। पर अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें हमारे O2G नहीं होती, O2 नॉट रिक्वायर्ड। ओके, इसके बाद बच्चा अगर हम बात करें कहाँ पे होता है, कहाँ पे, ठीक है, इट अकर्स इन, कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, पर कुछ बच जाता है तो वो किस में होता है, एंड इन माइक्रोकॉन्ड्रिया, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइक्रोकॉन्ड्रिया। ओके, और बच्चा, और जो हमारा एनारोबिक है तो ये बच्चा सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही सिमट के रह जाता है। अभी पढ़ेंगे हम डिटेल में इसको, आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ भी दिखाई जाएगी, डोंट वरी। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ओनली, ये बच्चा सिर्फ साइटोप्लाज्म तक ही सिमट के रह जाता है, ठीक है। बच्चा एक चीज़ याद रखना, छोटी सी अब इम्पोर्टेंट, कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, जब हम एक्चुअल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे रेस्पिरेशन करते हैं, तो क्या होता है ना, हमारा मान लो हमने 2 रोटी खाई,
तो 2 की 2 रोटी अच्छे से टूट जाती हैं, समझ रहे हो। मान लो हमने 2 रोटी खाई और दोनों की दोनों ईजिली स्मॉल स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो गई, जिसको हम खा पा रहे हैं, है ना। तो इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है फूड का, ठीक है। पर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, तो दिक्कत होती है बच्चा खाने को पचाने में। तो क्या होता है ना, सारा का सारा खाना नहीं पच पाता है, कुछ ही पच पाता है, ठीक है। तो जितना खाना हम डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब कर पाएंगे उतनी ही एनर्जी मिलेगी ना। ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब तो ज़्यादा एनर्जी, कम खाना एब्जॉर्ब तो कम एनर्जी, ठीक है। क्योंकि हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो हमें एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करनी है, ओके। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमें कम एनर्जी मिलती है, सॉरी ज़्यादा एनर्जी मिलती है एरोबिक में, ओके। तो थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑक्सीजन का होता है, क्योंकि अब ऑक्सीजन पे आ चुके हैं हम, सॉरी उस पे आ चुके हैं, ग्लूकोज पे। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, खाने को हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, इसके अंदर बच्चा इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। मतलब अच्छे से जो है वो खाना नहीं टूट पाता है या डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से हमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का मिलता है, ठीक है। अब बच्चा अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन, जो अभी क्वेश्चन बनता है छोटा सा कि अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का तो एटीपी ज़्यादा बनेंगे या कम बनेंगे, ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा एटीपी बनेंगे, ठीक है। तो आप ये डिफरेंस भी अलग से डाल सकते हो आप चाहो तो, मतलब बढ़ाने वाली बात है वो, पर हम लिख देते हैं फिर भी, दैट इट गिव्स मोर एटीपी। एटीपी मतलब एनर्जी की करेंसी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, एनर्जी को मेजर एटीपी से करते हैं, और ये बच्चा कम देता है हमें, इट गिव्स लेस एटीपी, ओके। एक पॉइंट हो रहा है बच्चा, जब हम रेस्पिरेशन कर लेते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल रहा था, याद होगा। एनर्जी तो देखो बच्चा दोनों में मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि रेस्पिरेशन है ना, बस किसी में ज़्यादा मिलेगी किसी में कम मिलेगी, वो हम लिख चुके हैं, ठीक है। बचा था उस रिएक्शन में क्या, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन वाली में क्या बचा था, H2O और CO2, है ना। तो जब हमने वो एग्जाम्पल पढ़ा था हमने एरोबिक का पढ़ा था। तो थोड़ा सा और देखो बस, क्या है कि इसमें जो एंड प्रोडक्ट मिलेंगे ना हमें, एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O। जो हमने देखा था, एनर्जी को हम देख चुके हैं पहले ही, उसमें CO2 या H2O मिलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में। जब हम अनएरोबिक की बात करेंगे, अभी हमने पढ़ा क्या क्या बन रहे थे, 2 प्रोडक्ट, एक तो एल्कोहलिक, एक तो एल्कोहल बन रहा था और एक लैक्टिक एसिड बन रहा था, है ना। इसके जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे और बच्चा देखो CO2 भी मिलता है, ठीक है। एक्चुअली में जो CO2 है ना, जो हमारे पास फालतू का बन रहा है, हम इसको एक्सेल कर देते हैं ना। तो चाहे हम भाग रहे हों या फिर चाहे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हो ना, तो बच्चा CO2 तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अभी आपको समझ आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एंड प्रोडक्ट्स आर CO2, एल्कोहल और लैक्टिक एसिड। अच्छा बच्चा एक चीज़ हो रहा है, हम ना रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, है ना, और हम जनरली रेस्पिरेशन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। ये अभी हम ह्यूमंस और एनिमल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ना प्लांट्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम बस रेस्पिरेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। कि ऐसा मत सोचना कि ह्यूमन के शरीर में अल्कोहल बन जाता है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा बन गया तो शराबियों के फ़ायदे हो जाएंगे, सारे ठेके बंद हो जाएंगे बच्चा, लोग शराब खरीदना बंद कर देंगे, कहेंगे हमारे शरीर में ही बनती हैं, बाहर क्यों जाएँ, खुद ही खुद नशा करते रहेंगे सारे, है ना, ये गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे लैक्टिक एसिड,
हमने बस रेस्पिरेशन को पढ़ा है कि कैसे काम करता है, ठीक है, क्या क्या होता है लंग्स में जाके वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि लंग्स तो सबके पास ही होते हैं ना अगर हम फिश को छोड़ दें तो, है ना। अगर हम एनिमल्स की बात करें, जनरली एनिमल्स की बात है, ठीक है, एनिमल्स की ही बात है जनरली क्या, ठीक है। अब एनिमल्स में वो वाले एनिमल्स भी आते हैं जो जंगल में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन तो साइंस के हिसाब से एनिमल है ही है, तो वो भी है, ओके। अब बच्चा एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगा, आप देख के समझ जाना उसको, ठीक है। चलो एक बार मैं बना देता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि 2 बार अपने को जरूरत पड़ सकती है उसकी, ओके। ओके बच्चा, चलो पहले है यहाँ पे ग्लूकोज, अपने पास पहले से ही है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में। ये लास्ट है बच्चा आज हमारी क्लास का जो हम पढ़ रहे हैं इसको, ये डायग्राम सा आप एनसीईआरटी में चीज़ को देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे बनता है बच्चा इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। इथेनॉल, ओके बच्चा, आई हैव टू इरेज इट यार, चलो मैं इसको बना देता हूँ फिर मैं इरेज कर दूँगा। इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ओके। सेकंड वाले में क्या बनता है बच्चा, लैक्टिक एसिड बन सकता है, प्लस एनर्जी, और CO2 तो बच्चा बनेगा ही बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट। लास्ट वाले में CO2 वाटर प्लस एनर्जी, देखो बच्चे एनसीईआरटी में बड़ा फेमस डायग्राम है जो हमारे बहुत काम का भी है, ठीक है। ये बता रहा है कि जो ग्लूकोज है जो 6 कार्बन मोलिक्यूल होता है, ठीक है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पायरूवेट में टूट जाता है, ठीक है, जो कि 3 कार्बन मोलिक्यूल होता है, समझे। और ये कब टूटता है, देखो बच्चा ग्लूकोज भी फर्दर टूटेगा ऑक्सीजन की हेल्प लेके, ठीक है तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में अपने आप ही जाके 3 कार्बन मोलिक्यूल्स में टूट जाता है, ठीक है। अब पायरूवेट क्या होता है बच्चा, फाइंडर होता है, ये इसको फाइंडर बोल देते हैं हम। फाइंडर मतलब ये देखो कि आप ग्लूकोज जो है उसको तो बेचारे को टूटना है, तो पायरूवेट के पास जाएगा, कहेगा देख भाई मैं 6 कार्बन थे मेरे पास, ग्लूकोज C6H12 होता है ना, पायरूवेट में टूट जाएगा जो कि 3 कार्बन मोलिक्यूल होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये फाइंडर है। अब पायरूवेट क्या कहेगा भाई, देखेगा 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 देखेगा, हाँ ऑक्सीजन मिल गई मुझे, तो वो चला जाएगा माइक्रोकोंड्रिया के पास, सीधा जंप कर जाएगा माइक्रोकोंड्रिया के पास, ठीक है। अब बच्चा माइक्रोकोंड्रिया के पास चला गया, उसको ऑक्सीजन मिल गई सेल के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज था साइटोप्लाज्म में जाके अपने आप वो पायरूवेट में टूट जाएगा, ठीक है, 3 कार्बन मोलिक्यूल्स में सेल के अंदर जाने के बाद। तो बच्चा पायरूवेट में जाके वो ढूंढेगा ऑक्सीजन है नहीं है, सेल के पास ऑक्सीजन है नहीं है ना। ऑक्सीजन हुई अगर सेल के पास तो भैया जी चले जाएंगे सीधा माइक्रोकोंड्रिया में, ठीक है। अगर उसके पास ऑक्सीजन हुई तो, अगर उसके पास ऑक्सीजन हुई, मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर उसके पास ऑक्सीजन है तो, है ना, तो वो किस में चला जाएगा, माइक्रोकोंड्रिया में। माइक्रोकोंड्रिया को कहेगा ठीक है भाई ले मैं आ गया, तू अपना एनर्जी दे दे, ठीक है। तो बच्चा माइक्रोकोंड्रिया से ही हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो 2 स्टेप में होता है,
एक तो साइटोप्लाज्म में हो चुका है यहाँ पे थोड़ा सा, और बाकी बचा वो माइक्रोकॉन्ड्रिया में हो गया। पता चला ना कि दो तरीके, दो जगह पे होता है, वो हमने पढ़ा था, वो मल्टी स्टेप्स हो रहे हैं। पहले ग्लूकोज फाइंडर बना, सॉरी पायरूवेट में बना, पायरूवेट बना, ग्लूकोज का पायरूवेट बना, कोई पायरूवेट जगह नहीं है, वो एलिमेंट का ही नाम है, सब्सटेंस का नाम है। फिर पायरूवेट ऑक्सीजन ढूंढेगा, ऑक्सीजन मिल गई तो माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास चला जाएगा, कहेगा मैं आ गया। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, उसको माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, पायरूवेट जाके माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास जाके और एनर्जी हमें दे देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो हमें मिल जाएगी। और एनर्जी के साथ हमें क्या क्या मिलेगा, CO2 भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगी, ठीक है, उसके साथ साथ हमें मिलता है। तो बच्चा हमने क्या पढ़ा कि एरोबिक में हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, बताया था ना मैंने। तो उसी की वजह से, क्योंकि हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। आपको बड़े बचपन से पढ़ते आ रहे हो, माइक्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस सेल क्यों बोलते हैं उसको, इस वजह से बोलते हैं, ठीक है। आपको क्लियर होगा, मैं एक बार और बता देता हूँ। फिर भी क्या हुआ बच्चा, ग्लूकोज बन चुका है, हम डाइजेशन में बना चुके थे, अब ऑक्सीजन आ रहा है, ग्लूकोज सेल में जाने के बाद पहले ही उसके साइटोप्लाज्म में पायरूवेट बन चुका है वो, ठीक है, जिसके पास 3 कार्बन होते हैं, ओके। अब पायरूवेट फाइंडर का काम करेगा, वो ढूंढेगा कि भाई ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल गया तो जाएगा सीधा माइक्रोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में जाएगा और ऑक्सीजन उसके पास है प्रेजेंस में, तो पायरूवेट माइक्रोकॉन्ड्रिया में जाके टूट जाएगा और एनर्जी दे देगा, ठीक है। और इस केस में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। इसी की वजह से हम माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ओके, दैट्स इट बच्चा। अब सेकंड कहानी है, अगर पायरूवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ठीक है, या तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसको, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन की कमी होगी, है ना। दो तरीके से समझो इस बात को, एक ही चीज़ है वैसे तो, ठीक है। तो बच्चा जब उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो बच्चा वो क्या करेगा, पायरूवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में खुद को कन्वर्ट कर लेता है इथेनॉल की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। और बच्चा इथेनॉल 2 कार्बन मोलिक्यूल होता है, वैसे इथेनॉल का मैं आपको फॉर्मूला बता ही देता हूँ। इथेनॉल होता है C2H5OH, C2H5OH। और बच्चा इथेनॉल जो है ना, वो एक अल्कोहल का ही टाइप होता है, मैंने कहा था ना अल्कोहल बनता है, टाइप ऑफ अल्कोहल, ओके। तो बच्चा ये जनरली मैंने कहा था ना इंसानों में नहीं होता है, कहाँ पे होता है, यीस्ट में, ठीक है। यीस्ट क्या होता है, एक फंजाई होता है जो यूनिसेलुलर होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यूनिसेलुलर फंजाई होता है ये, ओके। बस ये याद करना है आपको। तो अल्कोहल फंजाई यीस्ट में बनती है, ठीक है, इंसान के शरीर में नहीं बनती। तेरे को क्या बोला, ओके बच्चा। अब नेक्स्ट बात क्या है बच्चा, जब हम बहुत स्पीड में भाग रहे हैं, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन को समझो, ये काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छा कमाल का टॉपिक है, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। देखो बच्चा, इस केस में क्या होता है, ध्यान से देखो। अब बच्चा क्या हो रहा है, पायरूवेट तो हम बना चुके हैं पहले ही, हमारे पास ऑक्सीजन है पर इनफ अमाउंट में नहीं है जितनी हमें चाहिए होती है, ठीक है। बच्चा ऐसा कब होता है, जब हम मान लो तेज़ भाग के आके रुकते हैं, ठीक है, वैन वी वर रनिंग इन, जब हम बहुत तेज़ भाग रहे हैं, मैं बना देता हूँ तो इस जगह अपने को चाहिए रहेगी इसके लिए, ओके। देखो पता, जब हम रन करते हैं तो रन के लिए भी एक और वर्ड है, जब हम स्प्रिंट लगाते हैं, ठीक है। स्प्रिंट क्या होता है बच्चा, तेज़ भागना। भाई तेरे को क्या हुआ, हाँ ठीक है, मेरे को भी सारा हट गया, इतनी मेहनत से तुमने करा। बच्चा जब हम स्प्रिंट लगाते हैं, स्प्रिंट होता है एकदम तेज़ भागना, ठीक है, और ये शॉर्ट रन होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, स्प्रिंट होता है, स्प्रिंट नहीं होता है यार, ओके बच्चा। जब हम स्प्रिंट लगाते हैं
बच्चा जैसे ही हम स्प्रिंट लगा के रुकते हैं तो हमारे सांस हाँफ रहे होते हैं ना, हम हा 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 ऐसे कर रहे होते हैं, मतलब हा हा ये थोड़ा हंसने वाला हो गया, ठीक है, पर ऐसे कर रहे होते हैं हम, ठीक है। तो बच्चे जब स्प्रिंट लगा के रुकते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, हमारी बॉडी में जब हम सांस ले रहे हैं, है ना, तो यूटिलाइजेशन तो ज़्यादा हो रहा है बच्चा, ठीक है, यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है ना, पर हमें उतनी अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है क्योंकि हमारी बॉडी ज़्यादा काम कर रही होती है उस पार्टिकुलर टाइम की अगर हम बात करेंगे तो। ओके, जस्ट ये गिव मी अ सेक। ओके ठीक है, ओके बच्चा। तो हम कह रहे थे आपको कि जब हम तेज़ भाग रहे होते हैं फिर हम जिम कर रहे होते हैं तो, है ना, तो हमारी सांस फूल जाती है ना, है ना, तो सांस फूलने से क्या होता है, हमें प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जा पाती है, ठीक है। तो अब पर क्या है, पायरुवेट तो बन चुका है, उसको भैया को ऑक्सीजन चाहिए कि वो तोड़े, है ना, तो वो क्या करता है, वो उसको प्रॉपर ना तोड़ के, वो उसको एनर्जी की फॉर्म में ना बना के, वो उसको क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड बना देता है, साथ में हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, ठीक है। और बच्चा देखो ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना लैक्टिक एसिड, है ना, तो देखो बहुत कम ब्रेक डाउन हुआ है, तुम ये समझ लो कि नेग्लिजिबल ब्रेक डाउन हुआ है, थोड़ी सी कम एनर्जी मिलती है हमें, ठीक है, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, ठीक है। ओके ओके ओके। तो जब भी हम भागते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी ना मिलने की जगह हमारे अंदर जो फूड पड़ा होता है जिसको टूटना होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, वो बेचारा टूट नहीं पाता है ना, और टूट ना पाने की वजह से वो खुद ही खुद अपने आप ही बेचारा क्या बन जाता है, वो बन जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब बच्चा लैक्टिक एसिड बना है तो एसिड बना है हमारे शरीर में तो कुछ नुकसान तो करेगा ही ये, ठीक है। तो क्या होता है बच्चा, जो लैक्टिक एसिड है ना वो हमारे मसल्स में इकट्ठा हो जाता है, मसल्स कौन से, स्केलेटल मसल्स, वो मसल जो हमारे बोन से कनेक्टेड होते हैं, स्केलेटल मसल जो हमारे बोन से कनेक्टेड होते हैं, उन मसल्स में जाके इकट्ठा हो जाता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से हमें क्या हो जाते हैं, आपने स्पोर्ट्स वालों को सुना होगा, वो कहते हैं हमें क्रैम्प आ गया, क्रैम्प, ठीक है। तो क्रैम्प बच्चा क्यों आता है, जब हम बहुत तेज़ भागते हैं, है ना, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो स्केलेटल मसल्स होती हैं जो हड्डियों के पास होती हैं उसके अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेट होने से, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होने से, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, गेट्स एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा हो जाता है, एंड कोज क्रैम्प्स, और क्रैम्प्स कर देता है, एंड कोज क्रैम्प्स, ठीक है, याद रखना है आपको, कहाँ इकट्ठा हो जाता है, स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। बस बच्चा इसके अंदर इतना ही है, और एक चीज़ और याद रखना, जो ग्लूकोज से पायरुवेट हो रहा है वो कार्बन के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, बस यही है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और बच्चा, अच्छा बता देता हूँ आपको, ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइटोलिसिस, सॉरी साइटोलिसिस नहीं, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का लिसिस हो गया, ग्लाइकोलिसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं। ओके ओके, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिएक्शन ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज ग्लाइकोलिसिस। आपसे नहीं पूछेगा कि कहाँ किस में ऐड करेंगे, क्या होगा, और कुछ भी वो सब नहीं पूछेगा, ठीक है। और बच्चा देखो इस केस में क्या हो रहा है ना, जो ये वाला पार्ट है, ये दोनों लैक ऑफ ऑक्सीजन वाले जो पार्ट है ना, इसके अंदर देखो साइटोप्लाज्म में ही कार्रवाई हो रही है सारी की सारी, ठीक है। जो हमारा ब्लड है, सॉरी जो हमारी ऑक्सीजन है वो सेल के माइक्रोकॉन्ड्रिया तक तो पहुँच ही नहीं पा रही, माइक्रोकॉन्ड्रिया तक वो नहीं पहुँच पा रही है, तो ये सारे का सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। ओके, बस बच्चा ये सब आपको याद करना है, ठीक है, बाकी सब मैंने आपको बता ही दिया है। ये थोड़ा सा बच्चा जो राइटिंग है वो ऊपर नीचे हो गई है, आप उसको मैनेज कर लेना, आपको समझ आया है ना तो आप कर लोगे मैनेज। ओके, बाकी जो मैंने लिखा है वही समझने का है। और बच्चा ये चार्ट इम्पोर्टेंट है
क्योंकि यहाँ पे ना वो क्या करते हैं ना, कुछ कुछ इरेज करके दे देंगे। जैसे वो मान लो इस चार्ट में से मान लो ये इरेज कर दिया उन्होंने, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन लिखा होगा, यहाँ पे ये इरेज कर देंगे। फिर इन द ब्लैंक टाइप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर पूछ लेंगे कौन सी एसिड इकट्ठा होने की वजह से स्पोर्ट्स पर्सन को क्रैम्प्स आते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। दैट्स इट बच्चा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में